कोई भी चीज अगर अपने आप को समय के हिसाब से रिफॉर्म नहीं करता है तो वो पर्टिकुलर चीज आउटडेटेड हो जाता है। एज अ स्टूडेंट अगर आप अपने नॉलेज को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव और एनहांस नहीं करते हो तो आपके नॉलेज आपके लिए डॉगमास बन जाते हैं, रिजिडिटी ले आते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन जो समय के हिसाब से अपने आप को रेलेवेंस रखता है बाय अपग्रेडिंग इटसेल्फ। इसी अपग्रेड की आज सबसे ज्यादा कहीं जरूरत है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम यूनाइटेड नेशन है, इसमें रिफॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली कंक्लूडेड यूनाइटेड नेशंस के समिट में बहुत ही क्लियर कट कहा कि अगर आज हम यूनाइटेड नेशंस को रेलेवेंस रखना चाहते हैं तो वो रेलेवेंस तभी हो पाएगा जब हम यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म लाएंगे। बिकॉज आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था फ्यूचर वर्ल्ड वॉर्स को रोकने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से आप देखो दुनिया में जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रशिया यूक्रेन वॉर है, इसराइल हमास के बीच में वॉर चल रहा है और तमाम तरीके के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, ये आज इसीलिए हैं बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका ये ऑब्जेक्टिव था ऐसे जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस को रोकना, आज वो संस्था खुद रेलेवेंस की स्ट्रगल कर रही है, खुद लोगों की लेजिटिमेसी खो रही है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में क्या बात किया, इंडिया क्या क्या चीज कर रहा है अपने परमानेंट मेंबर को एस्टैब्लिश करने के लिए, और क्यों इंडिया कभी भी रियलिटी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता है। बिकॉज आदर्शवादी बातें छोड़ के अगर हम हकीकत की बात करें तो हकीकत आज एक कड़वा सच ये है कि भारत जो कि एक बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भारत को कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनने दिया जाएगा। तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, कौन भारत को रोक रहा है, आज इन सारे चीजों को हम लोग डेप्थ में बात करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑन पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी। तो ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का रीसेंट समिट ऑफ द फ्यूचर जो यूनाइटेड नेशंस का समिट था, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अगर हम फ्यूचर में ह्यूमैनिटी, अगर हम फ्यूचर जनरेशन के चैलेंजेस को दूर करना चाहते हैं तो वो चैलेंजेस को हम अकेले अकेले दूर नहीं कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं कर सकते हैं, रादर हम लोग एक साथ मिलजुल कर आने वाले चैलेंजेस के अगेंस्ट अपने फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि कलेक्टिव स्ट्रेंथ हो, कंट्रीज आपस में मिलजुल के काम करें, ग्लोबल पीस हो, ग्लोबल डेवलपमेंट हो, तो यह तभी हो सकता है जब हम अपने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करें। क्योंकि अगर ग्लोबल पीस चाहिए, ग्लोबल डेवलपमेंट चाहिए, फ्यूचर जनरेशंस का स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए कलेक्टिव स्ट्रेंथ चाहिए होगा। कलेक्टिव स्ट्रेंथ के लिए हमें ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर रिफॉर्म नहीं करेंगे तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की जो रेलेवेंस है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में वो खत्म हो जाएगी। और ये कुछ नई बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं कहा है। अगर 75th एनिवर्सरी यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफी एग्रेसिवली यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म की बात की थी। आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि यूएन जो है उसकी इंडिया में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन आज क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाया है, इसीलिए आज वो एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस से गुजर रहा है। मतलब लोगों का जो कॉन्फिडेंस है यूनाइटेड नेशन के ऊपर, जो कंट्रीज का कॉन्फिडेंस है यूनाइटेड नेशन के ऊपर, वो एवरी ईयर घट रहा है। तो आज वो यूनाइटेड नेशन जो कि एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट एंजॉय करता था, आज विदाउट वो अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया है, जिसकी वजह से आज वो लोगों का भरोसा खो रहा है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस कहां था पैंडेमिक में, इतनी बड़ी संकट आ गई लेकिन यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज के चैलेंजेस को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं आउटडेटेड स्ट्रक्चर। बिकॉज आपको पता है यूनाइटेड नेशन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। 1945 में 5 मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया गया। ये उस समय की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज थी। आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज काफी अलग है। आज हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में रहते हैं। आज वेस्ट का पावर कम हुआ है, ग्लोबल साउथ का पावर बढ़ा है। आज भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आज इस नियो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के हिसाब से हमें ऑर्गेनाइजेशंस को
भी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी हम आज के चैलेंजेस को रिफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समराइज किया था कि रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म, जिसमें यूनाइटेड नेशन सेंटर में होगा, तभी हम एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी को फुलफिल कर सकते हैं। कि अगर हम आने वाले फ्यूचर जनरेशंस की एस्पिरेशंस, उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को रिफॉर्म करना होगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस है यूनाइटेड नेशन। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है, जहां पे हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैच 27 सितंबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैच 3 और 21 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहा है। सिमिलरली प्रयागराज ब्रांच में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैचेस इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहा है। आपको यह भी पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस केवल कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स ही नहीं प्रोवाइड करती है, बल्कि ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरैक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग जैसे फैसिलिटीज को भी अवेल कर सकते हैं। बट ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस में विजिट करना होगा, या नहीं तो आप इमीडिएटली हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आखिरकार इंडिया क्या चाहता है यूनाइटेड नेशन से? सो इंडिया के प्राइमरली दो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑल्दो इंडिया के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट दो सबसे प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें अभी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 2-2 साल के लिए चुन के आते हैं। इंडिया का यह कहना है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसको हमें बढ़ाना चाहिए, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसको भी हमें बढ़ाना चाहिए। परमानेंट मेंबर में खासकर अफ्रीका यूनियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, भारत का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और दूसरा जो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने पावर पॉलिटिक्स की वजह से कंप्लीटली ठप पड़ा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एलीट बॉडी है, जिसका काम है सिक्योरिटी को इन्फोर्स करना, वॉर को रोकना, आज सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर रशिया खुद एक एग्रेसिव वॉर में इन्वॉल्व है। तो आज सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी मीटिंग होते हैं, जिस तरीके से वो काम करता है, उसको ट्रांसपेरेंट, कंसल्टेटिव और अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। अब बात आता है कि इंडिया क्यों डिजर्व करता है, वाई भारत डिजर्व्स टू बी अ परमानेंट मेंबर। बिकॉज आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि भारत डिजर्व करता है। भारत के ऊपर आप चैरिटी नहीं कर रहे हो, भारत का यह अधिकार है, बिकॉज भारत हर एक पैरामीटर्स में डिजर्व करता है परमानेंट मेंबर बनना। तो बेसिकली 3 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे मेजर कारण हैं जिसकी वजह से भारत परमानेंट मेंबर के लिए बहुत ही केपेबल है। पहला रीजन है कि इंडियाज इनक्रेडिबल रोल एट यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस की पूरे हिस्ट्री में इंडिया की एक बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है, चाहे वो फाउंडिंग मेंबर रहा हो इंडिया यूनाइटेड नेशन का, ग्लोबल साउथ कंट्रीज की हमेशा से बात किया है भारत यूनाइटेड नेशंस में, ग्लोबल पीस के लिए भारत अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत कुछ किया है, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पीस कीपिंग फोर्स को डोनेट करता है, और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स पीस कीपर्स की तरह काम करते हैं। अगर फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करें, तो अगर भारत की पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो हम अपने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमें जितना पेमेंट देना है यूनाइटेड नेशन को, उससे भी हम ज्यादा देते हैं। और भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का बहुत ज्यादा सपोर्ट एंजॉय करता है। वो कैसे हम देख सकते हैं कि भारत जो है वो 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। सो ये बताता है कि भारत को बहुत सारे कंट्रीज का एक मास सपोर्ट है। दूसरा प्रमुख कारण है भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना, वो है इंडिया का कल्चर, स्ट्रैटेजिक कल्चर। हमारा आपको पता है कि इंडिया का जो हमेशा से जियो पॉलिटिक्स रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है, वो पंचशील और अहिंसा, नॉन वायलेंस जैसे सिद्धांतों पर एस्टैब्लिश है। इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, और टॉलरेंस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्चू है। साथ ही साथ हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में भी यह लिखा हुआ है कि जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उसको हम मल्टीलैटरली, डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करेंगे, ना कि बैटलफील्ड पे रिजॉल्व करेंगे। तो यह बताता है कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा ग्लोबल पीस, नॉन वायलेंस, डिसआर्मामेंट, कॉस्मोपॉलिटन और
डिप्लोमेसी के थ्रू बात करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही कहा है कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना है तो ओनली वी कैन रिजॉल्व दिस वॉर विद द हेल्प ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो ये हमारा स्ट्रैटेजिक कल्चर है। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है भारत का परमानेंट मेंबर बनना, वो है इंडिया का मटेरियल पावर, मोस्ट पॉपुलस, मेजर मिलिट्री पावर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हम लोग एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, क्योंकि सारे परमानेंट मेंबर न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, तो वी आर ऑल्सो अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इंडिया जो है वो ग्लोबल फार्मेसी है, सॉफ्टवेयर में इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज जाना जाती है। और इंडिया का दुनिया भर में डायस्पोरा है, वो चाहे ब्लू कॉलर वर्कर्स हो चाहे वो व्हाइट कलर वर्कर्स हो, बट इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में वो ग्लोबल वर्कफोर्स, दुनिया का वर्कफोर्स बनने जा रही है बिकॉज ऑफ अवर यंग डेमोग्राफी। तो ये तीन मेजर कारण है वाई भारत deserves to become a member of permanent security council member. Now भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? तो भारत की स्ट्रैटेजी प्राइमरली मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है। भारत दो चीजें पैरेलली कर रहा है। एक चीज भारत कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसमें 193 मेंबर्स हैं, इनमें सपोर्ट को मैक्सिमाइज कर रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को सपोर्ट करे। और दूसरी तरफ भारत पैरेलली क्या कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके रेसिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहा है, कम कर रहा है। तो एक तरफ यूएनजीए में अपने सपोर्ट को मैक्सिमाइज कर रहा है, दूसरी तरफ यूएनएससी में अपने रेसिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहा है। और ये कर कैसे रहा है कि आपको पता है भारत जो है वो हमेशा से ग्लोबल साउथ की बात करता है। हमने L69 G77 नैम जैसे संस्था बनाए थे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आवर सपोर्ट एट यूएनजीए, ज्यादा से ज्यादा। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया में जब G20 का समिट हुआ तो हमने अफ्रीका यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया G20 का। वो यही प्रयास है कि जितना ज्यादा से ज्यादा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, क्योंकि बहुत सारे कंट्री है, इनका सपोर्ट जीतना। दूसरा जो सबसे बड़ा अटकला है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है इन भारत का परमानेंट मेंबर बनना, वो है यूएनएससी, बिकॉज पांचों मेंबर्स का एग्री होना बहुत जरूरी है। तो इसमें भारत जो है वो इन पांचों कंट्रीज का रेसिस्टेंस जो है यूएनएससी रिफॉर्म में और भारत को वहां पे परमानेंट मेंबर बनाना, उसको कम कर रहा है। इसके लिए भारत क्या कर रहा है कि यूएस से बात कर रहा है, रशिया से बात कर रहा है, और चाइना के साथ भी हम किसी भी तरीके का डायरेक्ट प्रोवोकेशन या एक तरीके से मिलिट्री अलायंस वेस्ट के साथ नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो भारत जो है वो एक तरीके से पांचों कंट्रीज का रेसिस्टेंस, खासकर अमेरिका, रशिया और चाइना के साथ अपने दोस्ती को बढ़ा रहा है। चाइना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि बट यूएस और रशिया के साथ भारत जो है वो काफी क्लोज टाइज बना रहा है। लेकिन अब रियल हकीकत पे आते हैं कि क्या भारत बन सकता है। तो अगर हम बात करें क्या भारत को बनना चाहिए, बनना चाहिए। क्या भारत डिजर्व करता है? यस, डिजर्व करता है, बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। लेकिन क्या रियलिटी के सेंस में अगर हम बात करें, आंख खोल के बात करें, तो क्या भारत बन सकता है? यह सवाल बहुत जरूरी है। बिकॉज पॉलिटिशियंस भटकाएं कि हम परमानेंट मेंबर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, बट क्या हकीकत में ये पॉसिबल है? तो नहीं, ये पॉसिबल बहुत हद तक नहीं है। जब तक कोई चमत्कार नहीं हो तब तक पॉसिबल होगा। अब इसके चैलेंजेस क्या है? तो कुछ बेसिक चैलेंजेस हैं, सच एज इंडिया का जो रिसोर्स है मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में, इंडिया जितना पैसा इन्वेस्ट करता है बाकी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेसी को कंडक्ट करने में, वो काफी कम है। दूसरा रीजन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर हमारा एंगेजमेंट काफी कम है। इसका मतलब समझिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है वॉर को रोकना। अभी आपके पास रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ आपका इजराइल हमास वॉर चल रहा है। तो क्या इंडिया ऐसे वॉर को रोकने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया? नहीं उठाया है। क्योंकि देख सकते हैं आप, इंडिया जो है वो रशिया के साथ तेल खरीद रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। इजराइल हमास में भी जो है इंडिया का इजराइल के साथ एक काफी अच्छा रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है। लेकिन फिर बाकी कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, वो कैसे भारत पे भरोसा करेंगे कि अगर भारत परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो भारत इन वॉर को रोकेगा? क्योंकि भारत का अभी तक जो स्टैंड है ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज पे, वो काफी बैलेंसिंग कर रहा है। भारत क्लियर कट स्टैंड नहीं रखा है। तो भारत ऐसा क्या नया करता है परमानेंट मेंबर बनने के बाद, वो जब तक बाकी कंट्रीज को भरोसा नहीं होगा तो तब तक वो कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। तीसरा बहुत प्रॉब्लम है कि इंडिया जो है वो एंटाइटलमेंट पे बहुत भरोसा करता है और रियल पॉलिटिक पे भरोसा कम करता है। एंटाइटलमेंट का मतलब कि हम उसके डिजर्व करते हैं, हम उसके केपेबल हैं, तो हमें वो चीज मिलना चाहिए। ये होता है एंटाइटलमेंट, कि हम एंटाइटल्ड हैं उस चीज को। रियल पॉलिटिकल होता है कि बार्गेन करो आप। जैसे आपको पता है कि नेहरू नेहरू को जब ये ऑफर हुआ था कि भारत को परमानेंट मेंबर बनना है, तो नेहरू ने कहा था कि हाँ, भारत को बनना चाहिए, बट चाइना को हटा के भारत को नहीं बनना चाहिए। अगर उस समय हम बार्गेन करते
आइडियलिज्म को छोड़ देते, रियलिज्म की बात करते, तो हो सकता है भारत आज परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होगा। तो एक तरीके से स्ट्रैटेजिक रियलिज्म हमें चाहिए अपने माइंडसेट में टू बार्गेन एट द यूनाइटेड नेशन। इंडिया जो है आपको पता है G4 का मेंबर है। G4 में 4 कंट्रीज हैं, जर्मनी है, जापान है, इंडिया है और ब्राजील है। ये चारों संगठन, चारों कंट्रीज मिलकर एक संगठन बनाए हैं G4, जो कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात करते हैं। अब इंडिया जो है वो G4 के थ्रू बात करता है परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म आना चाहिए। बट आपको पता है कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाना बहुत मुश्किल है। इंडिया को हालांकि अपने लिए बात करना था, ना कि चारों कंट्रीज के साथ मिलकर बात करना चाहिए। बिकॉज आप खुद बताइए, क्या 4 कंट्रीज का परमानेंट मेंबर बनना आसान है कि एक कंट्री का मेंबर बनना आसान है? एक कंट्री का। और क्या इंडिया को जर्मनी से कंपेयर कर सकते हैं? जर्मनी की इकोनॉमी कितनी छोटी है, पॉपुलेशन कितना छोटा है। जर्मनी सब ओल्ड आउटडेटेड पावर हो चुके हैं। तो इंडिया का सिचुएशन अलग है, इसलिए इंडिया को अपना बात करना चाहिए, ना कि G4 जैसे संगठनों के थ्रू डायरेक्टली बात करना चाहिए। और कोई भी P5 मेंबर एट द एंड ये है कि अमेरिका और रशिया जितना भी कह ले कि भारत डिजर्व करता है, भारत को हम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट हकीकत ये है कि कोई भी परमानेंट 5 का मेंबर जब वोटिंग आएगा तो वो लोग कभी भी रेडी नहीं होंगे। बिकॉज आपको पता है पावर इज अ जीरो सम गेम। अगर एक का पावर बढ़ता है तो दूसरे का पावर घटता है। तो अगर भारत परमानेंट मेंबर बनता है तो ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज का पावर कम होगा, और कौन पावर कम करना चाहता है? सिक्स्थ, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन में वो काफी ज्यादा है, बट स्टिल अगर कंट्रीब्यूशन हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली से बहुत ही ज्यादा कम है। सातवां और आठवां बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है। ये सातवां चैलेंज है कि अगर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना है तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को अमेंड करना होगा, और इस चार्टर को अमेंड करने के लिए 2/3 वोट चाहिए यूएनजीए का। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कंसेंट ऑफ ऑल द P5 मेंबर चाहिए। मान लीजिए आप यहां से जीत भी जाते हैं, बट क्या आपको लगता है चाइना कभी भी एग्री करेगा? क्या आपको लगता है यूएस कभी भी एग्री करेगा? ये दोनों कितने सेल्फिश और नैरो इंटरेस्ट कंट्री आपको पता है। इनफैक्ट रशिया भी बहुत कम चांस है कि इंडिया को सपोर्ट करेगा, बिकॉज परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना ये बहुत बड़ी बात है। और आज आइडियलिज्म का जमाना गया। एवरी कंट्री थिंक्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन इट्स मोस्ट सेल्फिश मैनर। सो कोई भी P5 कंट्री कभी भी कंसेंट नहीं देगा। और आठवां सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से G4 जैसी संगठन बनाई गई है, दूसरी तरफ एक UFC करके, जिसको कॉफी क्लब भी कहते हैं, ये एक संगठन बनी है जो G4 के परमानेंट मेंबरशिप को काउंटर करती है। इसमें लगभग 40 कंट्री है। जैसे इंडिया जो है वो G4 का है, तो इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान यहां पे है, ब्राजील यहां है तो अर्जेंटीना यहां है, जर्मनी यहां है तो इटली यहां है, जापान यहां है तो साउथ कोरिया यहां है। क्योंकि हर एक का दुश्मन कोई ना कोई है। तो ये जितने भी सारे दुश्मन हैं, जो खुद तो नहीं बन सकते हैं लेकिन दूसरे को भी नहीं बनने देंगे, तो इन्होंने एक नेगेटिव सब ग्रुप बना लिया है यूएफसी। तो यूएफसी जब तक सहमत नहीं होगा तो ये 2/3 वोट नहीं आप जीत सकते हैं। तो ये 8 ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं। अगर आप कुछ चैलेंजेस को छोड़ भी दो, तो ऐसे जो रियल चैलेंजेस हैं, ये पांचवा बहुत रियल चैलेंज है, चौथा बहुत रियल चैलेंज है, सातवां आठवां बहुत रियल चैलेंज है। तो इसलिए अगर हम हकीकत की बात करें तो भारत का परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनना ये बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है इस समय। इसीलिए भारत और बहुत सारे कंट्रीज को प्रैग्मेटिक होने की जरूरत है कि अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं बन सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड हम कैसे यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो एक प्रैग्मेटिक सोच और ओपिनियन यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ओवरराइडिंग पावर है, मतलब यूएनजीए की किसी भी रिजोल्यूशन को यूएनएससी वीटो कर सकता है, इसको हमें पूर्ण विचार करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि भारत में कोई भी स्टेट में अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर इस बिल को लौटा सकता है, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली वापस से वो बिल को गवर्नर को भेजता है तो उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो वैसे ही क्या हम इस तरीके का मैकेनिज्म ला सकते हैं कि अगर यूएनजीए कोई रिजोल्यूशन पास किया, यूएनएससी का पसंद नहीं आया, तो यूएनएससी वीटो करके इसको वापस भेज सकता है। लेकिन अगर यूएनजीए इसको वापस से ज्यादा बड़े मेजॉरिटी से भेजता है तो यूएनएससी को कंपल्सरली एक्सेप्ट करना होगा। ये पहला प्रैग्मेटिक रिफॉर्म है। दूसरा प्रैग्मेटिक रिफॉर्म है कि यूएनएससी में 5 मेंबर्स में से कोई एक भी वीटो कर दिया तो वो रिजोल्यूशन खत्म हो जाता है। इसमें आप मेजॉरिटी के थ्रू वोटिंग कर सकते हो, 3:2 अगर होगा तो रिजोल्यूशन पास होगा। तो ऐसे प्रैग्मेटिक रिफॉर्म्स की बात करना चाहिए, ना कि एक बहुत ही ऐसा आइडलिस्ट सपना दिखलाना चाहिए, खासकर 21st सेंचुरी में, जहां पे जियो ट्रस्ट एक कंट्री को है ही नहीं दूसरे पे।
सो आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। क्या इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट बिड आपको लगता है पूरा होगा? और अगर पूरा होगा तो कैसे पूरा होगा? और अगर पूरा नहीं होगा तो इंडिया को क्या-क्या और रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए? ये सारी चीज़ें आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें। आई होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।